जय हिंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कुछ लोग जो मोटिवेशन का गोली लेकर के पढ़ते हैं ना कि अरे भाई 4 गो वीडियो पहले देख लिया मोटिवेशन का, अब पढ़ेंगे। तो भाई कल क्या पढ़ाई छोड़ोगे कि आज ही छोड़ दो, ज़्यादा बेटर है। बाहरी मोटिवेशन से अगर आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा दिन तक चलने वाले बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अंदर से खुद मोटिवेट नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई पढ़ते रहो। देखो, पढ़ने में मन लगता है दोस्त तब पढ़ो, ना पढ़ने में मन लगता है दोस्त तो छोड़ दो, बेटर है। क्योंकि यहाँ पे समय खराब करने से अच्छा है कि किसी और जगह पे आप समय दोगे तो वहाँ पे आप माहिर बन जाओगे। और जहाँ पे आप इंसान समय देता है वहाँ पे माहिर बन ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि लगे रहो अंतिम तक, लगे रहो अंतिम तक लगे रहो। अरे भाई जब सब कुछ बचेगा ही नहीं तो अंतिम में प्राप्त करके ही करोगे क्या? तो वैसा बिल्कुल नहीं हम कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या बोला गया कि सुनहरी चावल। देखिएगा, सुनहरी चावल क्या है? ये चावल का किस्म है। कैसा किस्म है? चावल का जो होता ना है प्रकार, उसी तरह से चावल का ये क्या है? तो ये किस्म है। अच्छा, ये चावल का जब किस्म है तो इसको पता है ये सुनहरी चावल को तैयार कैसे किया गया है? जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड की अगर बात कर देते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल क्या होता है? तो देखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे में ये कोई पेड़ है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कद्दू का पेड़ है, ठीक है। अब ये कद्दू बड़ा बड़ा फल रही है इस पे, ठीक है। अब ये करेला का पेड़ है, ठीक है। अब ये करेला का पेड़ है, ठीक है। अब ये कद्दू जो बड़ा बड़ा फल रही है, ऐसे ऐसे लंबा लंबा जो होता है। अब लंबा वाला जो जो लंबा करने वाला जीन है, इस जीन को निकाल करके इस करेले वाला में क्या कर दिया? डाल दिया, ठीक है। लंबा वाला जो जीन है यहाँ पे, इसको निकाल करके यहाँ पे क्या कर दिया? डाल दिया। अब ये करेला जो है ना, अब ये कद्दू जैसा लंबा लंबा होगा, इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। तो चावल, ये जो चावल जो है ना, इसको भी इसी तरह से किया गया है। जैसे में जो नॉर्मल जो चावल, सामान्यतः जो चावल होते हैं, अधिकांशतः चावल की अगर हम बात कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें विटामिन ए की कमी होती है। जो समानता चावल जो होते हैं उसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी होती है। नॉर्मल चावल की अगर हम बात कर देते हैं, नॉर्मल चावल की, तो उसमें विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चावल है ना, इसमें क्या होते हैं? तो इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो बीटा कैरोटीन होते हैं। अब ये बीटा कैरोटीन होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। किसमें? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल में प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब फिर जब हम इसको खाते हैं ना, खाते हैं, कोई भी इंसान खाएगा, तो कोई भी इंसान खाता है तो ये किस में परिवर्तन हो जाता है? तो ये चेंज हो जाता है किसमें? तो ये चेंज हो जाता है विटामिन ए में। और जिसको विटामिन ए की कमी है उसको ये चावल खाने से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो उठेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो क्या ये भारत में अभी है, क्या होता है इसका? तो नहीं, अभी भारत सरकार इस पे रिसर्च कर रही है, बंद किया गया, अभी बंद इस है भारत सरकार में, ये ऐसा अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार में नहीं, भारत में, भारत सरकार की तो अभी बंद करके रखी हुई है। तो इसका आंसर अब हम लेने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की किस्म, क्या ये बात हमने बोला है? तो बिल्कुल नहीं। लंबे समय के उपरांत पीली आभा हिंट खत्म। एक ट्रांसजेनिक चावल है, ठीक है। चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। यस। देखिएगा, हमने क्या बताया कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जिसमें प्रचुर मात्रा में आपको बीटा कैरोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जब हम खाते हैं तो ये बीटा कैरोटीन किसमें चेंज हो जाता है? तो विटामिन ए में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जिसको विटामिन ए की कमी है वो इसे प्राप्त कर लेता है। इसे इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि बहुत से एरिया में क्या होता ना है कि जो नॉर्मल व्यक्ति जो है चावल खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो विटामिन ए वगैरह है तो उस सबका तो अलग से कैसे, फल वगैरह कहाँ से खा पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। चावल उसके यहाँ उगता है और वो चावल खा लेता है। तो बहुत से जगह के विटामिन, जैसे मैं भी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। और ये चावल जो है ना, ये कुपोषण को भी दूर करता है। इसीलिए इसको तैयार किया गया था कि ताकि बहुतायत इलाका, जो गरीबी इलाका है, वहां पे इसको प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। ताकि कुपोषण के जो शिकार बच्चे होते हैं उसको भी बचाया जा सके। समझ में आएगा? इसीलिए इसे तैयार किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। समझ में गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला क्या गया कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? पहले हम आपको समझाते हैं, कुछ चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे में एक मैप लेते हैं और उस मैप में ना आपको पूरा तरीके से हम मिट्टी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं तो ये क्या हो गया? तो ये देखिए दोस्त, ये क्या हो गया? तो भैया ये भारत हो गया, ठीक है।
अब जैसे मैं पूरा नहीं पढ़ाएगा तो थोड़ा सा देखिए, चलिए देखिएगा। हम इसमें हम ना कुछ क्या करते हैं कि आपको मिट्टी के बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे में अब लाल मिट्टी तो पढ़ते हैं, तो लाल मिट्टी आखिर कहाँ पाया जाता है। देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं कि इस एरिया में, देखिएगा हम काला से ही दर्शाते हैं, इस एरिया की अगर हम बात कर देते हैं, इस एरिया में ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो ये वाले जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाले में कौन सा मृदा है, तो क्या कि काला मृदा है, यानी काला मिट्टी है। ठीक है, काला मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे में अब ये एरिया को छोड़ दीजिए, यहाँ वाला को, ठीक है। और जैसे में अब हम जैसे में क्या करेंगे, अलग 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 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ले करके यहाँ, अब ये वाला एरिया में क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी इधर है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब हम बताना है जो चाह रहे हैं, अब इसको यहाँ से ले करके ये वाले जो आप इसे देख रहे हैं, यहाँ तक ये देख रहे हैं इसे, ये वाले जो आपको मिट्टी देख रहे हैं, ये सभी मिट्टी, ऊपर में जो आप मिट्टी इधर देख रहे हैं, ये सभी की सभी मिट्टी क्या है, तो ये पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा है, यानी पर्वतीय मिट्टी इसको बोल सकते हैं। चलिए छोड़िए ना, उतना नहीं बताइए, हमें लाल मृदा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। देखिएगा, लाल मृदा की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये वाले एरिया में अगर आप जाइएगा, ये वाले एरिया की अगर हम बात कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब एरिया जो है ना, इससे ये से जहाँ जहाँ हमने हरा किया है वहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एरिया जो है, ये सभी एरिया यानी मेरा पूरा मिट्टी का मिट्टी क्या है, तो लाल मृदा है। ठीक है, ये मिट्टी क्या है, तो क्या कि लाल मिट्टी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला जहाँ जहाँ तक हम हरा किए हैं वहाँ तक ये क्या होता है, लाल मृदा है। अच्छा, ये लाल मृदा में अधिकता किसकी किसकी होती है, ये भी पूछा जाता है। तो अधिकता की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसमें जानते हैं अधिकता किसकी होती है। सबसे पहले अधिकता किसका होता है, तो क्या कि लोहा का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद की अगर बात कर देते हैं, तो लोहा के बाद आपको एल्युमिनियम देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम। और फिर उसके बाद अगर बात कर देते हैं, तो ये आपको चूना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए लाल मिट्टी के बारे में। अब चलिए काली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। तो काली मिट्टी की अगर बात कर देते हैं, तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा आपको इधर छत्तीसगढ़ का कुछ एकदम नॉर्मल सा हिस्सा आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं। कर्नाटका के वगैरह ये सभी इलाका में आपको क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिल रहा है। काली मृदा को एक और मृदा के नाम से जानते हैं, रेगुर मृदा। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही काली मिट्टी को जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख जो होते हैं, यानी सबसे प्रमुख है, इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, यानी सबसे ज्यादा इसमें कपास उगाया जाता है। यानी कपास जो है मिट्टी, काली मिट्टी में ही उगाई जाती है। ठीक है, चलिए इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या क्या अधिकता होता है। जो अधिकता की अगर हम बात कर देते हैं, तो अधिकता क्या क्या होता है, वो अधिकता पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इसमें देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, तो इसमें तो एक पोटास हो जाएगा। ठीक है, पोटास के बाद आपको चूना हो जाएगा। ठीक है, चूना के बाद अगर बात कर देते हैं, तो एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा आपको 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 लोहा, लोहा हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है किसमें आपको, तो ये आपको काला मृदा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो सबसे भारत में अगर बात कर देते हैं, तो भारत में आखिर ये मिट्टी को डिसाइड किया है कौन, कि भारत में मिट्टी के बारे में बताने की बात कर देते हैं, तो ये मिट्टी की एक संस्था है की बात कर देते हैं, ICAR। ये इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा दीजिएगा। इंडियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको उसको भी ध्यान देना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बात कर देते हैं इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त, तो इसका स्थापना की बात कर देते हैं, तो इसका स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1929 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बात करते हैं हेड क्वार्टर की, तो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर देते हैं, तो न्यू दिल्ली इसका क्या है, तो हेड क्वार्टर है। इसके अनुसार की अगर हम बात कर देते हैं, इसके अनुसार मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अनुसार मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं।
कि जैसे में पूछा जाता है कि आईसीएआर के अनुसार मिट्टी पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक संस्था जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये बताई है कि भारत में मिट्टी जो है कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के पाए जाते हैं। और भी है, लेकिन ये बताई है मुख्यतः इसीलिए भी पूछा जाता है क्योंकि एक संस्था है, भारत सरकार की एक संस्था है और वो बताया है तो वो तो पूछा जाएगा। वैसे तो आप गाँव में तो बहुत तरह के नाम सुने हो कि फलनवा मिट्टी, तिलनवा मिट्टी, बहुत तरह के नाम सुने हैं, लेकिन संस्था का जो दिया गया है भारत सरकार का वो पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो भारत में सबसे ज्यादा मृदा की अगर बात कर देते हैं तो सबसे ज्यादा मृदा जो पाया जाता है वो कौन सा मृदा है, तो एक जलोढ़ मृदा है। यानी जलोढ़ मृदा कितने % में पाया जाता है, यानी पहला स्थान पर किसका है, कौन है, तो जलोढ़ मृदा है। तो कहाँ कहाँ जलोढ़ मृदा है, तो बस कुछ नहीं करना है, अभी देखिए ब्लू वाला जितना जो हम पा रहे हैं ना सब जलोढ़ मृदा में आ जाएगा। देखिएगा ये वाला ऐसे ऐसे जिधर जिधर जो हम पा रहे हैं ना ऐसे ऐसे, देखिएगा ये जो इधर इधर जितना जो हम पा रहे हैं ना इधर, देखिए ये सभी के सभी, इधर कुछ एरिया इधर भी, ये सभी के सभी जो आपको देख रहे हैं, ये सभी के सभी एरिया जो इधर आप देख रहे हैं इधर इधर, ये सभी के सभी जितना हम ब्लू में जो पा रहा ना वो सभी के सभी क्या है, तो वो सभी की सभी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा की अगर बात कर देते हैं तो जलोढ़ मृदा भारत के कितने % हिस्सों पर पाया जाता है, तो 40% हिस्सों पर पाया जाता है। ठीक है, जो अधिकतर जो मिट्टियां हैं हमारे देश में, अधिकतर मिट्टियां में क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, तो कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कि ये अधिकता इसमें किसका होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसका होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में अधिकता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें अधिकता किसका होता है, तो देखिएगा इसमें अधिकता आपको पोटास की होगी और फिर उसके बाद में किसका होगा, तो पोटास हो जाएगा और फिर उसके बाद में चूना हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्या होती है, तो अधिकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। और इतना तक तो देख लिया आपने, आगे देखते हैं। अब ये क्या बोला गया है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण, ये लोहा की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। ठीक है, लोहा अधिकता हम लिखा ही है, कहेंगे देखिएगा लोहा यहाँ पे हमने लिखा ही है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं होती है। देखिएगा सूर्य के चारों ओर की बात कर देते हैं, जैसे में ये क्या है, कक्षा है, कैसा, असुर ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। और इसी में जो होता है ना, पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहती है, पृथ्वी ऐसे क्या होती है, तो चक्कर लगाते रहती है, ऐसे ऐसे घूमते रहती है। और ये जो सन जो है ना, इस सेंटर पर क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, सेंटर पर स्थिर होता है। तो ही पूछा गया है कि जो चक्कर लगा रहा है ये कक्षा कैसा होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार। अब देखिएगा तो सर्किल में है ना, सर्किले में न है, यानी वृत्ताकार है। तो अब देखते हैं ऑप्शन पर, दीर्घ वृत्तीय परवलयिक कहाँ से, परवलयिक में ऐसे जाता है, तो क्या ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़े नहीं है, खत्म। परवलयिक जहाँ पे देखिए अपरवलयिक खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा क्या गया है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो कई बार हमने बताया है, एक बार नहीं बताया है, कई बार हमने बता करके आगे बढ़ा है कि पृथ्वी जो होती है ये पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है। सो तो एक बार थोड़ा नहीं बताया है। तो पृथ्वी की अगर बात कर देते हैं तो पश्चिम से, किधर से, तो भैया ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। किधर की ओर, तो पश्चिम से पूर्व दिशा। कहाँ गया, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर आपको 3। ठीक है, क्या बोला गया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना, तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या बोला गया कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है, शीतकालीन कृषि कहने का मतलब कि जो शीतकाल में बोया जाता हो तो किसे कहा जाता है, तो शीतकाल की बात कर देते हैं। देखिएगा रबी फसल की बात कर देते हैं, तो पहले रबी फसल की अगर बात कर देते हैं तो रबी फसल में कौन कौन आते हैं। ठीक है, गांव में अगर आपका घर होगा तब रबी फसल के बारे में जानते होंगे। ठीक है, देखिएगा रबी फसल के बारे में चीजों की अगर बात कर देते हैं तो आपको गेहूं आपको रबी फसल में आता है, ध्यान दीजिएगा, गेहूं आपका रबी फसल है, रबी फसल। चावल की बात, सॉरी चावल नहीं बोल दिया, चना, चावल नहीं, चना की अगर हम बात कर देते हैं, चना, ठीक है, जिसको हम लोग की भाषा में उसे बूट बोला जाता है। ठीक है, चना, उसके बाद मसूरी हम लोग बोलते हैं, मसूरी लिख देते हैं, नहीं मासूर लिखते हैं। ठीक है, चलिए ना समझ जाइएगा, मासूर। फिर उसके बाद में उसके अरहर, अरहर 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 के दाल, मूंग,
फिर उसके बाद में आपको क्या आदि कर देते हैं। ठीक है, ये सभी चीज आप जो चीज आप देखते हैं ये सभी के सभी चीज जो है, सरसों भी कर लीजिए। ठीक है, सरसों कर लीजिए। ये सभी के सभी जो आप देखते हैं ना, ये सभी के सभी आपको किस में आते हैं, तो रबी फसल के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अब इसकी बुआई कब की जाती है, यानी इसको बोया कब जाता है। अब बुआई भी पूछता है और कटाई भी पूछता है, पूछेगा ना कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो इसकी बुआई की अगर हम बात कर देते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, अब जैसे में देखिएगा, याद कीजिएगा, होली में जाते हैं तो चना के हुरहा खाते हैं नहीं, अरे अगजा जी को जलाने जाते हैं तो खाते हैं कि नहीं। तो होली कब होता है, आसपास में मार्च के आसपास में होता है ना। तो वही मार्च अप्रैल में इसका क्या होता है, तो कटाई होता है। मार्च अप्रैल में इसका क्या होता है, तो कटाई होता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो रबी फसल में गेहूं, चना, मसूर, अरहर, मूंग ये समझ आते हैं, और उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में कर दी जाती है। तो पूछा क्या है कि और हाँ, अब शीतकालीन। अब बताइए दोस्त, तो अक्टूबर नवंबर में ये जब बुआई की जाती है तो अक्टूबर नवंबर में जाड़ा रहता है या गर्मी, यानी शीतकालीन है ना। तो ये शीतकालीन है, शीतकालीन कृषि है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगले पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनमें से कौन सर्वाहारी है। अभी इतना क्वेश्चन हल्का भी तो ना पूछना था, इतना भी भारी क्वेश्चन ना पूछना था बिहार प्रारंभिक शिक्षा मूल्यांकन में। चलिए, किसी देश की स्थलीय समय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो ऐसे ऐसे जो खींची गई है, जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब यही देशांतर से तो आपको निर्धारित होता है ना कि जैसे में यहाँ जो 0 डिग्री जो आपको जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर से ही क्या होता है, किसी भी देश के समय के बारे में हम निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है ना, किसी भी देश के समय के बारे में हम क्या कर पाते हैं, निर्धारण कर पाते हैं। ये कहाँ से गुजरता है, तो ये ग्रीनविच शहर से गुजरता है। कहाँ से, तो ग्रीनविच शहर। ये ग्रीनविच शहर कहाँ पड़ता है दोस्त, तो ये ग्रीनविच शहर आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता है। कहाँ, तो इंग्लैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत कितने डिग्री आपको देशांतर पर स्थित है, तो भारत की अगर हम बात कर देते हैं तो भारत आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको स्थित है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जबकि बीच की कितने घंटे आगे हो जाते हैं, तो भारत 5.5 घंटा भारत आगे है। किससे, तो यही ग्रीनविच से। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रीनविच टाइम, ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, समुद्र का जल खारा क्यों होता है। तो समुद्र का जल खारा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जैसे में अब ये क्या है, अब यहाँ से नदियां आ रही है बह करके। अब नदियां बह करके आती है तो अपने साथ लवण लेकर के आती है। अब लवण लेकर के आती है, वो समुद्र में क्या हो जाता है, गिर जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वो समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है, तो लवण घुला होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं नहीं टाइम नहीं देना है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा था है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो जानते ही हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं देना है। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, अभी हमने बताया है कि किस फसल के लिए, तो ये आपको कपास के लिए। कपास के लिए आपको सर्वाधिक मृदा कौन सा है, तो ये आपको काली मृदा है। कपास को क्या, जिसमें कपास से आपको रुई प्राप्त किया जाता है, इसी से आपको रुई प्राप्त होती है। और कपास को ही, जिसमें कपास की अगर बात करते हैं तो इसे सफेद सोना के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही कपास को जाना जाता है। और काली मृदा को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। क्यों, क्योंकि काली मृदा में ही आपको कपास उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं, जैसे में कोई महासागर है। ठीक है, तो ये कोई महासागर है, तो ये महासागर है ना, इसे देख रहे हैं ना, ये मतलब कोई महासागर है। इसे जो सबसे कम गहरा है तो उसको कम गहरे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो सबसे कम गहरे वाले हिस्से को बोलते हैं मग्न तट। मग्न तट बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, मग्न तट बोलते हैं। जो सबसे कम गहरा जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मग्न तट। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ से जाइएगा, ऐसे जा रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से गला के बाद में फिर ऐसे और गहरा पानी है,
गहरा है। अब यहाँ से आप जैसे देखिएगा, यहाँ पे तो कम गहरा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मग्न तट। तो कहाँ है जी महासागरीय ढाल, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 पे चली जाइए, कोई नहीं है इनमें से। वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य होता है, पहले वृष्टि छाया को हमको समझाते हैं। देखिएगा, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, खाली क्वेश्चन बना करके नहीं आगे बढ़िए, क्योंकि आज एक क्वेश्चन बना लीजिएगा तो उससे रिलेटेड और भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। देखिएगा, जिस समय अगर हम बात कर देते हैं कि इंडिया की अगर हम बात कर देते हैं तो ये है भारत, ठीक है। तो भारत है, अच्छा से मैप लेते हैं पूरा, ठीक है, ताकि हमको, क्योंकि पूरा समझाना। देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया भारत, ठीक है। अब इतना तो समझदार हैं ही। चलिए, अब जैसे में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात कर देते हैं तो ये यहाँ से क्या होती है, उठती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ से इधर की ओर आती है, और एक जो होती है अरब सागर से इधर की ओर वर्षा करवाती है। जो पश्चिमी तट जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके पास जो पश्चिमी तट है, इसके सब एरिया से टकरा जाती है और ऐसे ऐसे इधर बहती है, जिसके वजह से क्या होता है कि पश्चिमी तट पर तो आपको वर्षा होती है, ठीक है, ये पश्चिमी तट के पश्चिमी तट पर तो आपको वर्षा होगी, लेकिन जो आपको पूर्वी एरिया जो आप देख रहे हैं, इस साइड में एरिया, इस साइड में, यानी हम इसको बी नाम दे देते हैं, इस साइड में वर्षा आपको कम देखने को मिलती है। क्यों? अरे भाई ऐसा क्या माजरा है, क्योंकि यहाँ से जो पवने उठी और पवने अपने साथ नमी ली हुई है। देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये समुद्र से चली है और अपने साथ नमी ली हुई है, और ये जहां से टकराएगी वहां ये क्या कर देती है, ये वर्षा करवा देती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही टकराता है हवा, और टकराने के साथ साथ में हवा क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, और जैसे ही ऊपर उठ जाता है तो ऊपर उठने के साथ में क्या होता है, हवा हवा क्या हो जाएगा दोस्त, तो हवा ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाएगा तो वो हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और वो एक जमा एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और बादल के रूप में जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर वही आपको वर्षा नीचे करवा देती है, ठीक है। तो इस सगरों तो वर्षा तो हो रहा है, यानी ए वाले एरिया में तो वर्षा हो रहा है, और इस साइड एरिया में क्या है कि वर्षा नहीं हो रहा है। अब जब वर्षा नहीं हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश। तो अब पर्वत तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है यहाँ पे, अब ऐसे है तो आप खुद बताइएगा, इसके पीछे ना हो रहा है जी, इसके पीछे ना हो रहा है वृष्टि छाया, कि आगे हो रहा है, आगे तो दोस्त पानी पड़ ही जा रहा है ना, क्या पीछे, अब जो हवा पीछे जो जाएगी, फिर उसके बाद में कुछ जो जाएगी, अब कुछ जो जाएगी तो उससे वर्षा क्या होगा, पीछे कम हो पाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी जहाँ पे वर्षा कम होती है ना, उसको बोल रहे हैं वृष्टि छाया। कोई दिक्कत है? अब इसी तरह से यहाँ अरावली में भी होता है, जैसे अरावली यहाँ पे क्या है, ऐसे है, अब ये अरावली है, तो अब अरावली है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ दिल्ली तक गया है, अब यहाँ से जो क्या है ना कि ऐसे ये चला गया है, ठीक है, ऐसे ये क्या होता है, ये जो मानसूनें उठती है ऐसे जाती है। अब ये अरावली जो है ये मानसून के समानांतर है, ठीक है ना, ये जैसे में मानसून ऐसे जा रहा है, अब ये अरावली पर्वत भी ऐसे ही है, तो इसे टकरा नहीं पाती है। अब जब टकरा ही नहीं पाएगी दोस्त तो क्या वर्षा करवा पाएगा? तो इसीलिए आप कच्छ की, जो कच्छ का रण देखते हैं, राजस्थान की जो एरिया आप देखते हैं, वो सब उस एरिया में क्या होता है, पानी नहीं हो पाता, यानी पानी नहीं बरस पाता। जैसे हम सुनते होंगे कि राजस्थान में कई जगह पे ऐसा स्थान है जहाँ पे कई सालों से वर्षा नहीं हुआ है, तो रीजन बस यही है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये तो समझ गए कि किस एरिया में, तो ये नहीं, पर्वत के विपरीत वाले एरिया को वृष्टि छाया कह रहे हैं, ठीक है। तो यही ना, इसे यानी बी एरिया वाले को ना हम लोग कह रहे थे वृष्टि छाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जहाँ पे जो क्वेश्चन होता है समझाने के लिए हम खुद वहां पे आपको टाइम देते हैं। आगे क्या बोला गया कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ना नहीं हिलेगा, है ना, हम गारंटी बोलते हैं, कितनों लूसेंट स्पीडी कर ले, कितनों जमा से पढ़ ले, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हैचुर विधि होता क्या है, पहले हम समझाते हैं कि हैचुर विधि होता क्या है। देखिएगा, हैचुर विधि की अगर हम बात कर देते हैं तो जैसे में हम लोग मानचित्र देखते हैं, मानचित्र देखते हैं नहीं,
मैप देखते हैं, तो मैप देखते हैं तो मैप में ढलान वगैरह बताना है, ऊंचाई वगैरह बताना है। तो वो सब को बताने के लिए जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैच्योर। यानी कोई मैप है आपके सामने, अब उसके ऊंचाई को बताना है, किसको बताना है, ऊंचाई को बताना है, ढलान को बताना है। ऊंचाई ढलान बताने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हैच्योर विधि, हैच्योर विधि। अब इसमें कैसे होता है, तो कैसे बताते हैं, तो इसमें बताते हैं रेखा के द्वारा। कैसे, रेखा के द्वारा। यानी कम ढलान अधिक ढलान है तो उसको गहरा रेखा से ऐसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। यानी रेखा की मोटाई और घनत्व पर ये निर्भर करेगा। यानी अगर ज्यादा अगर ढलान है तो गहरा रेखा के द्वारा, कम ढलान है तो ऐसे हल्का रेखा ऐसे पार दिया। तो आप समझ जाइएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हैच्योर विधि, ठीक है। और इसी तरह से ऊंचाई को भी बताया जाता था, बट उतना हम लोग को अंदर नहीं जाना है, नॉर्मल खाली हमें हैच्योर विधि को समझाना था, ठीक है। अब हैच्योर विधि को बताया किसने था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कौन थे, ये भूगोलवेता थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता थे ये। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर भूगोलवेता की बात कर देते हैं तो जॉर्ज लेहमैन जो थे, जॉर्ज लेहमैन जो भूगोलवेता थे, यही हैच्योर विधि को बताए थे। देखिएगा एक बार फिर से, हैच्योर विधि है क्या, तो हैच्योर विधि क्या है कि मानचित्रों पर आपको ऊंचाई और ढलान बताने के लिए रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। और वो रेखा कैसा, जैसे में वो रेखा या उसके घनत्व पर और उसके मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब इसको बताया कौन थे, तो यही लेहमैन व्यक्ति जो था, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता था, वही बताया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लेहमैन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि अस्तर रंजन की विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है। अब अस्तर रंजन समझना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को हम बिल्कुल टाइम देंगे कि ये सब क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में भी आएंगे ना, तो आपको लीड करिएगा ये सब क्वेश्चन बना करके। हल्का हवा क्वेश्चन बना करके कुछ लोग समझे कि हम तुम 100 गो में से तो हम 40 को ऐसे बिना पढ़ले मार दिए, तो हाँ तुम 40 को बिना पढ़ले मारोगे, पढ़ भी लोगे ना तो तुमसे 40 को बनेगा, ठीक है ना, यही होता है। और यही 40 को बना करके खुद को 30 मार खा समझता है कि हम तो गर्दा उड़ा दिए, तो गर्दा तुम नहीं उड़ा दिया है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, क्या 40 क्वेश्चन से सिलेक्शन होना है, बिल्कुल नहीं। वो एग्जामिनर देता ही है 40 क्वेश्चन बनाने के लिए कि सब कोई बनाओ। अब 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हालत खराब हो जाएगा, नानी याद दिला देगा, और उसी में सिलेक्शन है। 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन और बनाइएगा तो 5 क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो उसी में सिलेक्शन आपको मिल जाता है। तो एग्जाम को क्राइटेरिया में बांटा गया है। अब 20 क्वेश्चन लड़ा करके आप खुद को बना करके खुद को क्या समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अस्तर रंजन विधि की अगर हम बात कर देते हैं तो अस्तर रंजन विधि क्या है, देखिएगा। अस्तर रंजन विधि की जैसे में आप मैप देखते हैं, ठीक है, मैप देखते हैं ना, मैप, और मैप में देखते हैं जिसमें काला से किसको दर्शाया गया है, जो आखिर अच्छा दिमाग में आया होगा ना कि जो पानी जो होता है उसको ब्लू रंग से दिखाया जाता है। अब अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है कि अच्छा ब्लू रंग के है, तो यानी मैप में ब्लू रंग के है तो मतलब पानी है, का भूरा रंग के है तो इसका मतलब क्या है। ये सब चीज को देख करके समझना है, समझ गए, कोई दिक्कत है, तो यही मानचित्र में कलर देख करके आपको डिसाइड करना है, उसी को बोलते हैं अस्तर रंजन विधि, ठीक है। समझ गए कि क्या है अस्तर रंजन विधि, यानी मानचित्र में लिख देते हैं कि मानचित्र पर पर्वत मैदान, फिर उसके बाद में पानी, पठार आदि का रंग के द्वारा पहचानना, समझ गए, पहचानना, यही है आपको अस्तर रंजन विधि। कोई दिक्कत है, ये तो समझ गए ना। चलिए अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन हम डालते हैं। अगर पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत है तो ये किस रंग से दर्शाया जाएगा मानचित्र पर, ठीक है। फिर उसके बाद में पठार है तो ये किस रंग से दर्शाया जाएगा, ठीक है। ये सब बताना इधर ही लिखते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पर्वत है तो इसको किस रंग से दर्शाएंगे, रंग यहाँ पे लिख देते हैं, रंग। पर्वत की है तो किस रंग से दर्शाएंगे, पठार है तो किस रंग से दर्शाएंगे,
फिर उसके बाद में मैदान है तो किस रंग से दर्शाएंगे, ठीक है। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। अब इतना पहले देख लेते हैं। देखिएगा, पर्वत रहेगा तो इसको भूरा रंग से दर्शाया जाएगा यानी ब्राउन, ठीक है। पठार रहेगा ना, तो पठार रहेगा तो इसे पीला रंग से दर्शाया जाएगा, ठीक है, पीला रंग यानी बोले तो येलो, ठीक है। और एक होता है पत्थर, पत्थर को भी आपको रखिएगा, ठीक है। मैदान क्या होता है, तो ये मैदान आपको हरा रंग से दर्शाया जाता है, बोले तो ग्रीन। पत्थर की अगर बात बोलते हैं तो ये ग्रे रंग से दर्शाया जाता है, ग्रे या आपको स्लेटी, ग्रे या स्लेटी रंग से आपको दर्शाया जाता है, किसको, पत्थर को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ एक तो जल वाला रह गया ना। अब जल को किससे दर्शाया जाता है, तो अगर जल रहेगा तो ये जल को नीला, ब्लू, ठीक है, ब्लू, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको याद करना है। चलिए, तो अस्तरंजन के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किसका, तो दोस्त नीले रंग किसका, नीले रंग किसका, जल का, जल का, ऐसे बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। मैदान पर तो हरा, मैदान की अगर बात करेंगे तो हरा, पर्वत की बात बोल रहे हैं तो भूरा यानी ब्राउन, पठार की बात बोल रहे हैं तो पीला यानी येलो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पर्वतीय छायाकरण में विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। अब देखिएगा, ये सब क्वेश्चन हम गारंटी बोलते ना है कि 90% लड़कन से नहीं बनेगा, अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना करके गया है तो। अब एग्जाम में पूछ देगा ना तो मुंह लटक जाएगा बाबू का, कहेगा कि यार बहुत पढ़े थे, बहुत पढ़े थे, तो बहुत पढ़े थे तो समझ रहे ना। ये सब क्वेश्चन आपको बना करके जाना। एग्जामिनर का होगा, कोई भी एग्जामिनर आएगा पीछे वाला क्वेश्चन को उठाएगा और देखेगा कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन हिट है, क्वेश्चन है, उसको जो एग्जाम में वही दिया जाता है जो क्वेश्चन हिट रहता है और बढ़िया रहता है, उठा करके गप सुना डाल देगा। आप तो यहाँ बाबू को खाना खिलाने में व्यस्त थे ना, तब कैसे बनेगा। और बाबू तो दो चारों को और खिला रही होगी, आपको लगता होगा कि बाबू तो हमरे को खिलाती है, तो भरम में है, ठीक है। चलिए, वो हर कोई अपना बेटर नहीं देख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात कर देते हैं तो यही पर्वतीय छायाकरण वृद्धि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जैसे में कोई पर्वत बना रहा है, कोई पठार बना रहा है मानचित्र पर, ठीक है, बनाया गया है, तो उसमें कल्पना किया जाता है कि सूरज किधर से निकल रहा है। जैसे में हमने क्या किया है कि एक पर्वत बनाए हैं, पठार बनाए हैं, फिर उसके बाद पेड़ वगैरह ऐसे ऐसे बनाए हैं, ऐसे कल्पना, ठीक है, इस तरीके से पर्वत ऐसे वगैरह बनाए, पेड़ भी ज्यादा ऊंचा कर दिए भाई पठार, ठीक है, समझ गए ना। इस तरीके से हमने तो यही बताया गया है कि इसको दिखाया जाता है, ठीक है, किस किस दिशा की ओर, इसमें सूरज की किरणें निकल रही है तो किस दिशा की ओर दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये कई देशों में अलग अलग की बात है कि वहां के लोग किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भारत में बात बोलते हैं तो भारत में जो दिखाया जाता है, ये इस एरिया की अगर बात कर देते हैं तो ये उत्तर उत्तर और पूर्व एरिया से निकलते हुए सूरज को दिखाया जाता है। यानी जो चित्र वगैरह जो कोई भी बनाते हैं, मैपिंग वगैरह, अधिकांश तक कल्पना किया जाता है कि इस एरिया से सूर्य क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। आप देखे होंगे सूरज के निकलते हुए फोटो पर्वत पठार के आसपास में काफी जगह पे देखे होंगे, उसी को बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस एरिया से, तो ये उत्तर पूर्व एरिया से, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है ऐसा भी, तो इसमें अब झगड़ा नहीं करना, ठीक है। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अब देखिएगा, एक होता है क्या, देखिएगा कोयला जब आ गया, चलिए कोयला जब आ गया ना तो कोयला के बारे में पहले देख लेते हैं। एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय बोले तो रीयूनेबल एनर्जी, रीयूनेबल एनर्जी, ठीक है। अगर बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन रीयूनेबल एनर्जी, ठीक है।
अब देखिएगा नवीकरणीय क्या होता है, पहले चीज को समझिएगा। नवीकरणीय किसको बोलते हैं और ये अनवीकरणीय किसको बोलते हैं? तो देखिएगा नवीकरणीय उसे बोलते हैं ना जिससे हम क्या कर सके हैं, बार बार, एकदम हम ठेठ में लिखेंगे, बार बार इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। री री मतलब क्या होता है, फिर से। री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, और एवल मतलब योग, यानी फिर से नया योग। बस इसी को तोड़ करके बनना है, ठीक है। यानी फिर से जो नया होने का योग है उसी को हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, अनवीकरणीय, जो फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त किया भी जा सकता है तो काफी करोड़ों लाखों साल के बाद प्राप्त किया जा सकता है। तो अब समझ में कुछ आ रहा है। तो अब इसी को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत जैसे में, यानी हमारे परंपरा चला आ रहा है कि दादा नाना से ये सब चीज चला रहा है, तो परंपरागत बोलेंगे। और ये वाला को क्या बोलेंगे, ये वाले को ऐसे लिख लीजिएगा, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, समझ गए? ये भी पूछा जाता है कि गैर परंपरागत किसे को बोला जाता है, तो नवीकरणीय, क्योंकि अनवीकरणीय को काफी लड़के कंफ्यूज करते हैं। अब इसको एक बार यूज किया जाता है, एक बार यूज, और इसको नवीकरणीय को क्या, बार बार यूज, ठीक है। नवीकरणीय को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, तो नवीकरणीय को हम लोग बार बार यूज करते हैं और अनवीकरणीय को एक बार यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे में मेन एग्जांपल तो यहाँ पे जैसे हो गया, जैसे में आप पवन की बात कर देते हैं, तो पवन कितनों आप लेते रहिए, कितनों खींचिए ना जी, खत्म हो जाएगा, थोड़े नहीं खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा की अगर हम बात बोलते हैं तो सौर ऊर्जा कितनों आप ले लीजिए ना जी, का खत्म हो जाएगा। अरे सौर ऊर्जा का खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल ऊर्जा की अगर हम बात बोल देते हैं तो जल ऊर्जा की अगर बात करते तो कितनों ले लीजिए ना, खत्म हो जाएगा। अब इसमें नहीं हो जाएगा पीने वाला की हम बात कर रहे हैं, हम जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या, ये रीयूनेबल एनर्जी आपको है, ठीक है, जो इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है और इसको फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे में कोयला के देखते हैं, तो क्या कोयला एक बार अगर खत्म कर दिए तो क्या तुरंत यूज कर सकते हैं इसको? नहीं। उसके बाद में आप पेट्रोलियम देख लीजिए, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम देख लीजिए। और फिर उसके बाद में आप कोई भी चीज जिसमें जो आपको प्राप्त कर रहे हैं, अधिकांशतः तो आपको परंपरागत ही दिखाई में मिलेगा। पेट्रोल देख लीजिए, आदि कर लेते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो किस प्रकार का, देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर, यानी अनवीकरणीय, नॉन रीइनेबल एनर्जी में कहा गया है, तो अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी फिर से न अनवीकरणीय, फिर से नया इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, अभी देखिए लिखे हैं दोस्त, सब लिख दिए हैं। सौर ऊर्जा का लिखे हैं, बार बार यूज, बार बार यूज, बार बार यूज, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन पुनः पूर्ति योग, यानी फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कालांतर में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, जैसे में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रमुख योगदान देता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, पृथ्वी पर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्त, अब पृथ्वी पर का टेम्परेचर जैसे में बढ़ा, ठीक है, पृथ्वी पर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब ऊपर में आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, सॉरी अंटार्कटिक है, आइए ये आर्कटिक है, ऊपर में आर्कटिक, आइए अंटार्कटिका, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं करना है। अंटार्कटिक, आइए अंटार्कटिका, ये सगुण क्या है, बर्फ। अब ये बर्फ है, तो जैसे ही दोस्त
टेम्परेचर बढ़ा है ना भाई, तो जैसे टेम्परेचर जब बढ़ा है तो ये सब बर्फ यानी ग्लेशियर जो है, चलिए ना इतना दूर छोड़िए ना, हम उतना दूर नहीं जाते हैं, ठीक है, ये तो इतना दूर हम काहे लेके जा रहे हैं, छोड़िए इतना दूर हम नहीं लेके जाते हैं, छोड़िए, हम बताते हैं, हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये भारत है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से यमुनोत्री से आपको क्या निकलती है, यमुना, गंगोत्री से आपको क्या निकलती है, तो गंगा। तो यमुनोत्री की अगर बात बोलते हैं तो यमुनोत्री जिस ग्लेशियर से निकलती है भाई, उस ग्लेशियर ज्यादा पिघलने लगेगा भाई। अब जैसे ही ज्यादा पिघलने लगेगा तो नदियां में बाढ़ आ जाएगा, यानी काफी मात्रा में पानी आने लगेगा, और पानी जब आने लगेगा तो जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समुद्र का भी जल स्तर बढ़ेगा, इधर बाढ़ भी वगैरह ढेर मनी आएगा इधर इस एरिया में, ठीक है। अब जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो वो आसपास के एरिया को क्या कर देगा, लपेट देगा। तो आप ये भी सुन रहे हैं ना कि मालदीव आधा हिस्सा डूब चुका है। कई सारे ऐसे देश हैं जो 50 से 60 साल का में डूब जाएगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 60 साल में मुंबई आधा डूब जाएगा। बहुत से ऐसे शहर हैं जो तट के किनारे बसे हुए हैं, वो डूब जाएंगे। क्यों? यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तब तो सबके माथा में खुजली हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। पूरा विश्व जो होता है इकट्ठा होता है, ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कम निकालो, कम निकालो, समझ गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब ग्लेशियर जब पिघलेंगे दोस्त तो पानी क्या हो जाएगा, ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी ज्यादा मात्रा में आएगा ना, तो दिक्कत है कि नहीं? हाँ दिक्कत तो है। तो समुद्र के जलस्तर भी बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन पहला में देखिए, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, काहे वृद्धि हुआ से समझिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही। हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट, अरे भाई बिल्कुल, क्योंकि हिम नद जो है यानी ग्लेशियर जो है वो सब पिघल जाएगा ना, तब दिक्कत है ना, तो ये भी सही है। नदियों में बाढ़ की स्थिति, अरे जब हिमनद पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ तो अभी करेगा ना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा दोस्त बताइएगा। मेरा चैनल छोटा है तो लोग भाव कम देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझाने का मेरा तरीका ठीक लगता है आपको नहीं, और फायदा होता है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि आपको फायदा होना चाहिए, नहीं होता है तो बेझिझक बताइएगा, जो भी होगा सुधार हम करेंगे। और किन्हीं को कुछ ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो पढ़ते रहिए पार्थ, कुछ नहीं रखा हुआ है, बाबू सोना मोना जादू टोना हरियर पुदीना में, आप पढ़िएगा तो वो आपको पूछेंगे, ना पढ़िए मतलब कि आपके पास नौकरी रहेंगे, पैसा रहेगा, तब आपको पूछेंगे, मतलब कुछ नहीं रखा हुआ है कि हम ये हैं हम वो हैं, कुछ नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा।